बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर पे। मेरा नाम कामरान अहमद है, अब्बास कॉलेज से। तो आज हम हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है हम वो कर लेंगे। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन करेंगे हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर की डेफिनेशंस क्या है। ये हम पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर इसको हम उर्दू में कन्वर्ट करेंगे। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ मैन्स एफर्ट्स टू बिल्ड ब्यूटीफुली। इट ट्रेसेस द ओरिजिन, ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल विच हैव प्रिवेल्ड लैंड्स एंड एजेस। इसका मतलब ये है कि जो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में हम देखते हैं कि इंसान ने किस खूबसूरती से अपनी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया था शुरुआत से, जब से इंसान यहाँ पे है, जब से आर्किटेक्चर की हिस्ट्री स्टार्ट है तब से लेके अब तक, और किस तरह उसमें रूज आया, उसको जवाल आया आर्किटेक्चर को, और उनकी वजूहत क्या थी। ये सारा कुछ हम देखेंगे आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में, डिस्कस करेंगे कि क्या थे उस टाइम के। आज जो जनरल लेक्चर है तो हम इसको जनरली देख लेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें जो है इसमें डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो मेथड है स्टडी का वो ये होगा कि टू ट्राई नॉट टू मेमोराइज बट टू अंडरस्टैंड। कहने का मतलब ये है कि हम ये रट्टे नहीं मारेंगे इसके अंदर, हमने इसको अंडरस्टैंड करके जो है वो याद करना है, और ताकि हमसे कोई पूछता है या कभी ज़िंदगी में भी हमसे कभी इसके बारे में कोई सवाल किया जाए तो हम उसको कॉन्फिडेंसली जवाब दे सकें। तो फिर आज हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक टाइम लाइन डिस्कस करेंगे कि हमारा जो हिस्टोरिकल टाइम लाइन है वो क्या है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आर्किटेक्चर जो है वो कब से स्टार्ट हुआ और कब से हमारे पास रिटर्न हिस्ट्री है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज आज से तकरीबन 5000 साल पहले या 6000 साल पहले से जो ऐसी हिस्ट्री है जिसका हमें रिटर्न कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिलता, सिर्फ क़यास राय पर मबनी है, सिर्फ हमें मिथोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी उसके बारे में। उसकी कोई रिटर्न कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि वो क्या एग्जिस्ट करता था, क्या था, क्या नहीं था। तो इस चीज़ में जो चीज़ फॉल करती है वो प्री हिस्टोरिक एरा कहलाता है या प्री हिस्टोरिक टाइम कहलाता है। मिसाल के तौर पे कुछ सिटीज़ हैं, जिस तरह हमारे पास माचू पिचू की एक सिटी है, या हमारे पास यरूशलेम की कुछ हिस्ट्री है। यरूशलेम या हम कह रहे हैं जिसका शहर है जो आजकल बड़ा और टॉपिक बना हुआ है हमारा, जिसको हम कहते हैं जो पैलेस्टाइन के अंदर है, तो जिस पे इसराइल ने आजकल कब्जा किया हुआ है, वो उसकी एक यरूशलेम एक उसका सिटी है जो बहुत पुराना सिटी है, जो प्री हिस्टोरिक सिटी है। वो अभी भी इस तरह है, उसकी कुछ हिस्ट्री नॉन है और उससे पहले जो प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री थी वो अननोन है। तो वो एक प्री हिस्टोरिक एरा में आ जाता है। तो उसके बाद मुख्तलिफ और हमारे जो है वो शहर हैं कई जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं प्री हिस्टोरिक की। प्री हिस्टोरिक का बेसिक प्रिंसिपल या मकसद ये होता है कि हमने ये डिसाइड करना है कि ये देखना है कि ये चीज़, ये जो हिस्ट्री है, ये इसका कंक्रीट एविडेंस है कि नहीं है, कोई कंक्रीट एविडेंस अवेलेबल है कि नहीं है। अगर कोई सिटीज़ जो 5-6 हज़ार साल पहले से पहले एग्जिस्ट करती थी और या करती है, और उसका उस टाइम से पहले का कोई रिटन एविडेंस नहीं हमारे पास मौजूद, तो वो प्री हिस्टोरिक में फॉल करेगी। अब उसके बाद हमारे प्री हिस्टोरिक के बाद हमारे पास जो इमीडिएट सिविलाइजेशन आती हैं वो 3 आती हैं। एक इजिप्शियन सिविलाइजेशन आ जाती है, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाती है, और उसके साथ पैरेलल में हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आ जाती है। ये 3 सिविलाइजेशन थी जो एक पैरेलल आज तकरीबन 5000 साल पहले चल रही थी, पैरेलल चल रही थी। और इसके अंदर हमें सारा जो है इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल जो है वो है, सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन कि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि हम इनके रहन सहन और इनकी जियोग्राफिकल एप्लीकेशंस के बारे में, इनके आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में जानते हैं। मिसाल के तौर पर हमें इजिप्शियन पिरामिड्स जो हैं उसके बारे में तो पता है, जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। मेसोपोटामिया में ज़िगुरैट्स थे, जो अभी तक अवेलेबल हैं, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है या अपनी प्रेजेंट फॉर्म में है। उसके बाद हमारे पास जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में है, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो हमारे खंडरात हैं उनसे भी पता लगता है कि क्या सिविलाइजेशन थी यहाँ की। तो ये तीनों सिविलाइजेशन पैरेलल चल रही थी। एक हैन डायनेस्टी भी थी जो चाइना में चल रही थी, तो वो भी एक इसके पैरेलल थी, लेकिन बेसिकली जो मेन सिविलाइजेशन थी चल रही थी वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी।
मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन थी 5000 साल पहले। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फिर इसमें हम आ जाते हैं ग्रीक एक हमारे आए जो उसके ये तकरीबन मेडिटेरियन सी के नॉर्थ वाली साइड पे इटली और जो आजकल रोम है उसमें जो ये ग्रीक सिविलाइजेशन डेवलप हुई, उसके बाद रोमन भी वहीं पर ड्राइव हुई। फिर अर्ली क्रिश्चियन जो हैं वो आए, जो जिन्हें ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो बिल्डिंग्स आई वो हाया सोफिया की बिल्डिंग आई, उसके हाया सोफिया की बिल्डिंग जो है वो उसका भी काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा है। ये भी तकरीबन इस्लाम के आने से हज़रत वसल्लम के पैदाइश से तकरीबन कुछ अराउंड 25 से 30 साल पहले ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई थी, और जो कि आज भी एक लैंडमार्क है जिसको तकरीबन 1500 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस बिल्डिंग को बने हुए, और वो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। तो पहले वो एक चर्च थी, फिर जब मुसलमानों ने उस पर कब्ज़ा किया सुल्तान मोहम्मद फातिह ने, तो उसको एज अ मॉस्क उसको कन्वर्ट कर दिया। फिर वो एज अ म्यूज़ियम कन्वर्ट हो गया जब तुर्क डायनेस्टी का या जिसको कहते हैं ओटोमन एम्पायर का ज़वाल आया, तो वो जब उन पर कब्ज़ा कर लिया जो क्रिश्चियन थे उन्होंने, तो उसको जो जिसे कहते हैं हम कि हमारा ब्रिटिशर्स ने कब्ज़ा किया उसके ऊपर, तो उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया एक म्यूज़ियम में। ना वो मॉस्क रही, ना वो उसको हम मस्जिद में कन्वर्ट हुआ, वो उसको एक मॉस्क में एक हमारा म्यूज़ियम बन गया था, मगर अब उसको दोबारा मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये एक कंट्रोवर्शियल फैसला भी है, लेकिन ये तो चलें आगे हम बाद में करते हैं। फिर उसके बाद बैजेंटाइन एक बादशाह था, उसके नाम पे जो है सिटी आबाद हुआ, जो जिसको अब हम इस्तांबुल कहते हैं, और इससे पुराना इसका नाम था बैजेंटाइन के बाद इसका नाम पड़ा कॉन्स्टेंटिनोपल दुनिया। कॉन्स्टेंटाइन ने इसको फतह किया था, फिर उसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया गया उस शहर का नाम। अब उस शहर का नाम इस्तांबुल है, जो तुर्की का शहर है और यूरोप में फॉल करता है। तो उसके बाद रोमनिस्क हमारे स्टाइल आया, उसके साथ साथ बैजेंटाइन के साथ साथ हमारे पास इस्लामिक आर्किटेक्चर जो इंडिया में मुग़ल ने जो इंट्रोड्यूस करवाया। मुग़ल आर्किटेक्चर दो आर्किटेक्चर स्टाइल को मिलकर बना था, एक इंडियन आर्किटेक्चर था, उसके बाद हमारे पास जो इस्लामिक आर्किटेक्चर था जिसको हम कहते हैं पर्शियन आर्किटेक्चर, वो उन दोनों को मिलकर हमारे पास एक मुग़ल आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप हुआ। मुग़ल आर्किटेक्चर के अंदर जो हमारे पास बेसिक एक असूल है कि उसमें जो टेक्निक थी वो यूज़ हुई हिंदू आर्किटेक्चर की, या हम कह सकते हैं राजस्थानी आर्किटेक्चर की। टेक्निक्स वो यूज़ हुई, क्राफ्ट्समैनशिप वो यूज़ हुई, और जो हमारे पास एलिमेंट्स यूज़ हुए, आर्किटेक्चर एलिमेंट्स यूज़ हुए, वो पर्शियन आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स यूज़ हुए, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी था। तो इन दोनों के कम्बिनेशन को मिला के हम मुग़ल आर्किटेक्चर जो है वो हमारा ड्राइव हुआ। उसके बाद रोमनिस्क आ जाता है, गॉथिक आर्किटेक्चर आ जाता है। रोमनिस्क जो है ये हमारा एक विट्रूवियस आर्किटेक्ट था, जो एक रोमन आर्किटेक्ट था, बेसिकली वो ग्रीक था, रोमन्स के लिए उसने काम किया। तो उसने कुछ जो है एक बुक भी लिखी, पहली बुक थी जो आर्किटेक्चर के ऊपर लिखी थी, जिसका नाम था 10 बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर, 10 वॉल्यूम्स ऑफ आर्किटेक्चर, डी आर्किटेक्चर नाम था उसका। और वो उस बंदे ने लिखी, उसका नाम था मार्कस विट्रूवियस पोलियो, जिस बंदे ने ये बुक लिखी थी। उसके बाद हमारा गॉथिक आ गया। गॉथिक के बाद गॉथिक में हमें जो आर्किटेक्चर स्टाइल मिलता है, हमारा जो जीसी यूनिवर्सिटी है लाहौर में, वो गॉथिक स्टाइल बनी हुई है। उसके हमारी जो लॉन्ग ह्यूमन स्केल या डबल हाइटेड स्केल रूफ्स हैं, पॉइंटेड आर्चेज हैं, पॉइंटेड डॉम्स हैं, पॉइंटेड पिनिकल्स हैं, फ्लाइंग बटरसेज हैं, ये सारा कुछ गॉथिक से हमें मिला है। गॉथिक स्टाइल बेसिकली पेरिस के ज्वेलर्स ने हमें ड्राइव करके दिया था। पेरिस के ज्वेलर्स से जिन्होंने ये बिल्डिंग्स ऐसे डिज़ाइन की। रेनेसांस आ गया हमारे पास। रोमन का जो रीबर्थ था, रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ, तो जो रोमन आर्किटेक्चर था उसका रीबर्थ हुआ, तो वो उसको हम रेनेसांस जो है वो करते हैं। 18th और 19th सेंचुरी में रिवाइवल हुआ, स्टील इंडस्ट्री हमारी डेवलप हुई। स्टील इंडस्ट्री के डेवलप होने के बाद हमारे पास कई नए मटेरियल जो है हमारे पास आए। हमारे पास स्ट्रीम इंजन, जो सबसे मेन पॉइंट वो ये था कि स्ट्रीम इंजन हमने
بنا لیا. جب ہم نے اسٹریم انجن بنا لیا, اسٹریم انجن بنانے کے بعد ہم نے جو ہے وہ ایسا ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم اس چیز کے تھرو بہت جو ہے پروگریس کر سکتے ہیں. پھر ہم نے آہستہ آہستہ اس اسٹریم انجن سے اب تک کا سفر طے کیا. اسٹریم انجن جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے آرکیٹیکچر کے اندر. اس کے بعد 20th سینچری آ گئی. 20th سینچری میں ہم نے دیکھا کہ کئی ماڈرن بلڈنگز بنی. جب ورلڈ وار 1 اینڈ ہوئی اور 2 اینڈ ہوئی, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یورپ میں کافی تباہی ہوئی. پھر ہم نے نئے مٹیریل ڈھونڈ کے نئے سلسلے آباد کرنی شروع کی. تو اس میں ہم نے نئی بلڈنگ انٹروڈیوس کی. پرانی بلڈنگ تو تباہ ہو گئی تھی ورلڈ وار کے اندر. تو نئے سٹیز جو ہیں وہ پرانے سٹیز کو نئے ماڈرن ٹیکنیکس کے اوپر جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا. تو اس کے اندر ہمارے پاس کئی یعنی کہ ماڈرن آ گیا. پھر جیسے ہمارے پاس ایک آرکیٹیکٹ تھے لی کاربوزیر, اور اس کے بعد ہمارے پاس فرینک لوئڈ رائٹ. انہوں نے مختلف تھیوریز پیش کی. ان تھیوریز کے اوپر بیس کر کے ہم نے نئے آرکیٹیکچر اسٹائل ڈرائیو کیے. جیسے ایک ماڈرن آرکیٹیکچر ہے. ماڈرن آرکیٹیکچر میں پلیسڈ مور کا کانسیپٹ جو ہمارے پاس آتا ہے. پلیسڈ مور مطلب کہ بالکل کم ڈیٹیل جو ہماری ہونی چاہیے, بالکل کم ڈیٹیل ہوں ہماری بلڈنگس کے اندر, اور ہمیں جو ہے وہ ماس بلڈنگس کی طرف جانا چاہیے. ملٹی اسٹوری ہونا چاہیے یہ, اور بالکل فنیشنگ اس کے اوپر ڈیٹیلنگ نہ ہو, صرف بڑی بڑی کھڑکیاں اور اوپننگس بس پرووائڈ کی جائے. تو یہ ہمارا جو کانسیپٹ تھا یہ ماڈرن آرکیٹیکچر کا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ماڈرن آرکیٹیکچر کے بعد ہمارے پاس جو اس کو کہتے ہیں بالکل شفٹ ہوا. ہمارا جو کرٹیکل انجینئرزم آ گیا وہ اس کو کرٹیسائز کرتا تھا اس تھیوری کو کہ ایک جیسے بلڈنگ ہر جگہ بنا دی جائیں ماڈرن, یہ بالکل ڈیٹیلنگ نہ ہو. پھر کرٹیکل انجینئرزم آ گیا. اس میں یہ ہوا کہ اپنے علاقے کے کلائمیٹ اور کلچر اور ایک سوشل اکنامک ویلیوز کے اکارڈنگلی بلڈنگ ڈیزائن کی جائے. بلڈنگ ایریا نہ لگے آرگینک آرکیٹیکچر پہ ڈیزائن ہو کہ بلڈنگ وہیں سے گرو کرتی نظر آئے. ایسا نہ لگے کہ کہیں سے بنا کے کسی جگہ رکھ دی ہے, پلیس لیسنس کی فیلنگ نہ آئے. اور اس کے بعد پھر ہمارا آج کا جو کنٹمپریری آرکیٹیکچر چل رہا ہے, مختلف قسم کا آرکیٹیکچر اسٹائل مکس ہو کے ہمارے پاس جو ہے وہ کافی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ مختلف قسم کے آرکیٹیکچر اسٹائل ہم ڈرائیو کر رہے ہیں اور ان کو ملا رہے ہیں. جس طرح ہم رومن آرکیٹیکچر, جس کو کہتے ہیں اسپینش آرکیٹیکچر, مغل آرکیٹیکچر کے کچھ اسٹائل, گوتھک آرکیٹیکچر کے اسٹائل مکس کرتے ہیں ہم اور ان کو اپنے انوائرمنٹ کے مطابق ڈھال لیتے ہیں. جیسے کہ ہمارا جو کنٹمپریری آرکیٹیکچر پہ کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کرٹیکل انجینئرزم کو اور اپنے پاکستانی آرکیٹیکچر کو بھی لے کے چل رہے ہیں, وہ ہیں نیل قادہ صاحب, جو ہمارے یہاں جنہوں نے الحمرا ہال ڈیزائن کیا, الحمرا کمپلیکس ڈیزائن کیا. اور اس کے بعد انہوں نے اور مختلف بلڈنگ جو ہیں وہ ڈیزائن کی ہیں. انہوں نے مد نظر رکھا ہے کہ ہمارا جو کلچر ویلیوز بھی اس میں ریفلیکٹ ہوں اور ہمارا کنٹمپریری اسٹائل بھی اس میں ریفلیکٹ ہو. بالکل ہی جو ہے ہم ٹریڈیشن پہ بھی نہ چلے جائیں اور بالکل ہی ماڈرن پہ بھی نہ چلے جائیں. مکس وہ ان کی اپروچ ہے اور یہ کافی کامیاب اپروچ ہے, کیونکہ ان کی ایک بلڈنگ ہے جس کو جو ہے الحمرا آرٹ کونسل جو مال روڈ پہ بلڈنگ ہے. اس کے علاوہ ایچ بی ایل بلڈنگ ہے. جو الحمرا آرٹ کی بلڈنگ ہے اس کو آغا خان بورڈ آف آرکیٹیکچر جو آرکیٹیکچر کا ایک بڑا بورڈ مانا جاتا ہے وہ اس کو ملا 1998 میں. تو ایک ہی بلڈنگ ہے پاکستان میں جس کو یہ ایوارڈ ملا, وہ ان کی بلڈنگ ہے. اور وہ انہوں نے ماڈرن اور ٹریڈیشنل آرکیٹیکچر دونوں کو ملا کر بنائی ہے. اس میں شاہی قلعے سے انسپریشن لے کے انہوں نے بٹلس وال بھی بنائی ہیں. اس کے علاوہ ماڈرن ٹیکنیکس بھی یوز کی ہیں. اس کو ماڈرن ٹیکنیکس کے ذریعے اس کے جو آڈیٹوریمز ہیں اس کا ساؤنڈ انسولیشن وغیرہ اور سارا کچھ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جو ماڈرن آرکیٹیکچر کے بعد ہمارے ماڈرن آرکیٹیکچر کے اندر ہی آ جاتا ہے ہمارے پاس جو آج کل چل رہا ہے آرگینک آرکیٹیکچر. اس کے ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں ہم ری یوزیبل آرکیٹیکچر یا جسے کہتے ہیں ہم سسٹینیبل آرکیٹیکچر. اس میں ہم مٹیریلس کو ضائع نہیں کرتے, ویسٹ مٹیریل سے ہم پروڈکٹس بناتے ہیں تاکہ ہمارا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ کم ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس مٹیریل ضائع نہ ہوں, اور یہ سب چیزیں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں ایک بلڈنگ بناتے ہوئے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. یہ ہم نے انٹروڈکٹری لیکچر کیا ہسٹری آف آرکیٹیکچر کی. پھر ہم ہر ایک ٹاپک کو ڈیٹیل میں, جتنے بھی ٹاپک آپ کو نظر آ رہے ہیں لکھے ہوئے, ان کو ہم ڈیٹیل میں آگے اسٹڈی کریں گے. پری ہسٹورک نیکسٹ ہمارے ٹاپک میں ہم پری ہسٹورک کو کور کریں گے.
تو اللہ حافظ، بہت شکریہ. نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم ملیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.